प्लीज मुझे ये भी बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। जब मैं मार्क्स को पढ़ता हूँ तो क्योंकि मैं ये तस्लीम करने में मुझे कोई आर नहीं है कि मैं भी इंटेलेक्चुअली इतना साउंड नहीं हूँ कि मैं मार्क्स के हर आर्ग्यूमेंट को समझ सकूं। तो जब मैं उनको पढ़ रहा था तो मुझे कुछ डिफरेंसेस नजर आए, अगर आप मुझे वो समझा सकें। कि मार्क्स ये भी कहते हैं कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, और ये भी कहते हैं कि इट इज द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड। और आगे फिर वो ये भी कहते हैं कि रिलीजन है इसलिए और इसकी नशोनुमा इसलिए हो रही है क्योंकि लोग ओप्रेस्ड हैं। अल्टीमेटली जब वो अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाएंगे तो रिलीजन की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आप मुझे ये सब भी समझा सकें। जी जी जरूर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आधी बात तो उसी वक्त क्लियर हो जाती है जब आप उस कोटेशन को मुकम्मल पढ़ें, क्योंकि उसका एक हिस्सा लोग पढ़ लेते हैं। वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुरान मजीद में लिखा है मत जाओ नमाज के करीब। अगर आप यहाँ तक जुमला पढ़ें तो आप बिल्कुल गलत मफहूम निकाल लेंगे। मुकम्मल जुमला है कि जब तुम नशे की हालत में, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे की हालत में। तो इसी तरह कुछ हम कार्ल मार्क्स बेचारे के साथ भी ज्यादती कर देते हैं कि हम पूरा पढ़ते नहीं कि क्या लिखा है। मार्क्स कहता है रिलीजियस सफरिंग इज एट वन एंड द सेम टाइम द एक्सप्रेशन ऑफ रियल सफरिंग। यानी रिलीजन के अंदर जो आहो बका हमें नजर आती है, रिलीजियस सफरिंग से मुराद मार्क्स की ये है कि जो रिलीजन के अंदर हमें दर्द दुख की बातचीत नजर आती है, एक्सप्रेशन ऑफ रियल सफरिंग। इस समाज में जो असल दुख दर्द की वो ऐसी करती है। एंड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रियल सफरिंग सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, उसके खिलाफ एहतजाज है। रिलीजन इज अ साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर। मजलूम शख्स की वो आहो बका है। द हार्ट ऑफ अ हार्टलेस, बेदिल दुनिया का दिल है। एंड द सोल ऑफ अ सोललेस कंडीशन, एक ऐसी दुनिया जो बेरूह दुनिया उसकी रूह है। इट इज द ओपियम ऑफ द पीपल। अब कार्ल मार्क्स इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हो सकता कि वो इस कंटिन्यूटी में जुमला लिखे और ये पहला जुमला दूसरे से बिल्कुल उलट हो। तो इस राज का हल बड़ा सादा सा है। वो ये है कि कार्ल मार्क्स के जमाने में ओपियम जो है वो इलीगल ड्रग नहीं था और उसके खिलाफ कोई टैबू भी नहीं था। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स के दौर के अंदर ओपियम जो है वो डॉक्टर्स वगैरह आम अस्पतालों में लोगों को ओपियम दिया करते थे उनके दर्द और दुख के लिए, हमदर्द के लिए। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उनको ओपियम लगाते थे, या बहुत दर्द में थे तो ओपियम लगाते थे, और रिक्रिएशनल ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। ये फिर बाद में 20th सेंचुरी में आके लोगों ने कहा कि नहीं, इससे तो बड़ी सख्त एडिक्शन हो जाती है, तो लिहाजा उसको बैन किया, उसको फिर निकालने की कोशिश की वगैरह वगैरह। तो ओपियम ऑफ द पीपल से मुराद ये इट इज द पेन किलर ऑफ द पीपल। सीधी सी बात है। आपको पता ना कि आज हम मॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं पेन किलर के लिए, तो वो मॉर्फिन भी ओपियम से ही निकलती है। लोग अक्सर ये जानते हैं। तो बेसिकली ही सेइंग इट इज द मॉर्फिन ऑफ पीपल। यानी कि रिलीजन जो है वो आपको एक तरह से इस बेदिल दुनिया में आपको हिम्मत देता है कि नहीं, समथिंग और द अदर, यू नो दैट देयर इज जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। और कोई ऐसी हस्ती है जो इस सारी नाइंसाफी को देख रही है, और किसी एक रोज़े अज़ल में एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि जब इस सारी नाइंसाफी का अजाला होगा। कितना पावरफुल आइडिया। और आपको पता है कि जो प्री इस्लामिक और प्री क्रिश्चियन रिलीजन्स थे उसमें यह कॉन्सेप्ट नहीं था। मिसाल तौर पे जो रोमन रिलीजन्स वगैरह थे उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इसीलिए इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जस्टिस विल बी डन, ये बड़ा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। इनफैक्ट इसको आप साइड पे नहीं कर सकते। तो समझने की ये जरूरत है कि कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है। कार्ल मार्क्स यही कह रहा है कि जो मेरी तनकीद का मकसद है वो अगले जुमले में कहता है कि जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये जो वैली ऑफ टीयर्स है, जो वेल ऑफ टीयर्स उसको कहता है, इस वैली ऑफ टीयर्स और इस दुख दर्द को इस दुनिया के अंदर हमने खत्म करना। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हमारा टारगेट जो है ना वो ये मार्क्सिज्म का टारगेट ये है कि इस दुनिया के अंदर जो इस्तेहसाल है उसको खत्म करना है। तो अब उस पर कोई किसी को क्या इतराज हो सकता है? कोई इतराज नहीं। और मार्क्स का ये अब दावा है, ठीक है जी, आप इस इख्तलाफ करेंगे, मार्क्स का ये दावा है कि जब ये दुख और दर्द खत्म हो जाएगा तो रिलीजन का कम से कम ये शक्ल जो हमारे सामने है ये खत्म हो जाएगी, जो कि इस दुख दर्द से जन्म ले। समझ रहे हैं आप बात को? तो we will think differently about maybe we will think differently about these things. So anyway, अच्छा, तो एक तो ये बात है। इस पैसेज में जो बात की जा रही वो ये। दूसरी बात ये है कि इट इज 100% क्लियर कि कार्ल मार्क्स टोटली एक एथियस्ट था। टोटली एक एथियस्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर he is not a unsympathetic atheist to religious causes. ये भी बात समझनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अक्सर लोगों ने मार्क्स और एंगल्स का वो मजमून नहीं पढ़ा होगा जिसमें मार्क्स और एंगल्स ने क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के बारे में बात की। जीसस क्राइस्ट के बारे में मार्क्स ये लिखते हैं कि वो तो कम्युनिस्ट था। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता सर, कम्युनिस्ट तो वो होता है जो एथियस्ट होता है। मगर मार्क्स की अपनी राइटिंग में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट और अर्ली जो क्रिश्चियंस थे वो कम्युनिस्ट थे। इससे इसकी क्या मुराद हो सकती है? ये नहीं कि वो एथियस्ट थे। कार्ल मार्क्स की मुराद ये थी कि वो उनका ये फैसला था कि जो भी हमारी दरमियान वसाइल हैं वो सबके कॉमन होंगे और हम इश्तराकियत में रहेंगे इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। कोई हमारे में से भूखा नहीं रहेगा। we will feed the hungry, we will clothe the poor. हम लोगों का, और आपको पता है जीसस ने की जो अर्ली मिनिस्ट्री थी उसमें यही था कि सारे गरीब लोग इकट्ठे बैठ के उनको खाना खिलाना। और हुजूर पाक का भी इसी तरह था कि सबके लिए खाना वगैरह करना, और जो वहां पर आ जाए, भूखा हो, मुसलमान हो, कोई और हो, वो बैठ के वहां पर खा सकता था और बैठ के अपना रज के खा सकता था। और हुजूर पाक अपने हाथ से उन गरीबों को खुद खाना दिया करते थे। और सब जानते हैं इन बातों को, मतलब कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा हूं। सो मार्क्स इज वेरी सिंपैथेटिक टू दीज हिस्टोरिकल फिगर्स, क्योंकि एंड मार्क्सिस्ट माई सेल्फ इंक्लूडेड आर वेरी, हम तो अपने आप को इस तरह कहते हैं कि दर हकीकत जो ये तहरीकें थी ये मजलूमों और महकूमों की तहरीकें थी। आज की सोशलिस्ट तहरीक मजलूमों और महकूमों की तहरीक है आज के मखसूस हालात के अंदर। लिहाजा आज की सोशलिस्ट तहरीक उन तहरीकों का तसलसल है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्क्स की अपनी तहरीरों में लिखा हुआ है, ये एंगल्स की तहरीर में लिखा हुआ है। लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मगर ये दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट इट एंड दैट इज हाउ मार्क्सिस्ट्स एंड मार्क्स हिमसेल्फ थॉट अबाउट इट। तो रिलीजन की अपनी तारीख में एक सबवर्जन हुई बहुत बड़े लेवल पर। अब कुछ लोग उस सबवर्जन को ट्रेस करेंगे कि खुलफाए राशिदून के पीरियड के बाद हुई, कुछ लोग उसको बाद में करेंगे। वी वोंट गेट इनटू दैट डिबेट, क्योंकि उसमें फिर बहुत लोग जो है ना वो सेंसिटिव मामला भी है वो। मगर आई थिंक सब ये एक्नॉलेज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम गलत हो गए ना, कहीं ना कहीं तो हम पटरी से फिसल रहे हैं या कुछ मसला गलत तरफ जा रहा है। तो और एक हुक्मरान तबका बाकायदा कायम हुआ है और एक बाकायदा उसकी एक्सप्लॉयटेशन और उसका इस्तेहसाल जारी है। मैं आप पता नहीं आप डिनाई करेंगे नहीं डिनाई करेंगे, मैं तो नहीं डिनाई कर सकता कि पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया में अमीर लोग जो हैं वो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। भाई, ये एक्सप्लॉइट द पुअर, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। कौन डिनाई कर सकता? मैं तो नहीं कर सकता। तो बहरहाल तो मार्क्सिस्ट जो है वो इस चीज के खिलाफ है कि उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। मेन हमारा जो गोल है वो ये। और जहां तक इस चीज का सवाल है फिर के बाद में क्या होगा, भाई जब वो बाद में आएंगे तो देख लेंगे फिर क्या होगा। आपको क्या फिक्र है? अभी तो कुछ नहीं ना हो रहा। अभी तो ये हो रहा है कि इस्तेहसाल के खिलाफ जदोजहद हो रही है। आपका ये दावा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा जो मार्क्स ने कहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। वो तो बात का मसला ना, आए मिलकर इस इस्तेहसाल के खिलाफ तो जदोजहद करें ना, दैट्स द मेन गोल। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जब हम ये कहते हैं, जैसे आपने पोस्टीज्म की बात की, उसको आपने समझाया कि मार्क्स इज नॉट अगेंस्ट रिलीजन बट द आइडिया, जो सफरिंग वाला आइडिया है, राइट। लेकिन जब, और खासतौर पे सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म पे जो बुनियादी तनकीद होती है, और मुझे यकीन है कि आप वो सुन सुन के बोर हो गए होंगे, कि जब आप इंसानों से आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुशहाली देंगे तो इंसान की नेचर ऐसी है, कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर उसके पास रिलीजन नहीं होगा तो वो कुछ और ढूंढ लेगा। यही बुनियाद, यही तनकीद पे, सोशलिज्म पे और तमाम पे होती है कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है कि आप इंसान से उसका एसेंस छीन रहे हैं। आपने इसका जवाब दे भी दिया। अरे नहीं यार, कितनी बोंगी आर्ग्यूमेंट है। क्या एसेंस छीन लिया? अगर आपने लोगों को एजुकेशन दे दी, अगर अमीरों का इस्तेहसाल, जागीरदारों का इस्तेहसाल खत्म कर दिया, सरमायादारों का इस्तेहसाल खत्म कर दिया, हर बंदे को सेहत की सहूलियात मिल जाए, फ्री एजुकेशन मिले, फ्री उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मिले, तो आप उनके एसेंस छीन लें? व्हाट एन अबसर्ड आइडिया। बट दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट। मैं आपसे और क्या छीन रहा हूँ? मिसाल के तौर पे एक सोशलिस्ट रियासत के अंदर आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपनी चर्च जाएं, आप अपनी इबादत करें। आप मुसलमान हैं, आप मस्जिद जाएं। आप यहूदी हैं तो आप अपनी इबादत गाह पे जाएं। आप सिख हैं तो आप जाएं। आप हिंदू हैं तो आप अपने मंदिर जाएं। क्या छीना आपसे? कुछ भी नहीं छीना। हम तो टोटली इस चीज के कायल हैं कि फ्रीडम ऑफ
religious practice and religious non-practice. It's up to the individual. हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के, इनको हल कर दें। तो क्या व्हाई इज इट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर टू से कि ये सरमायादारों की आर्ग्यूमेंट है और इन साम्राज्यों की आर्ग्यूमेंट है? व्हाई इज इट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर टू से कि भाई सबको कि इंसान का इस्तेसाल खत्म करें? ये कहां से आपने सीख लिया कि ये इंसान की फितरत में है कि हमने दूसरे को एक्सप्लॉइट करना? ये हमारी इंसान की फितरत में नहीं है। ये तो इस्तेसाली तबके की फितरत में होगा, मगर तमाम इंसानियत की फितरत में ऐसा नहीं है। लोग आफ्टर ऑल एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम अपनी फैमिलीज का ख्याल रखते हैं। हमें राह जाते हुए कोई बंदा नजर आए जो माजूर हो तो हम कोशिश करते हैं उसकी भी थोड़ी बहुत मदद कर दें। तो कहाँ पे आपने ये सुन लिया कि इंसानी फितरत है कि हम दूसरे का हर वक्त फायदा ही उठाते रहे? नो, इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर इंसानी फितरत ये होती कि हम एक दूसरे का फायदा उठाते रहते और एक दूसरे का इस्तेसाल करते रहते तो इंसानियत कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि इंसानियत का जिंदा रहने के लिए कलेक्टिव लेबर और कलेक्टिव वर्क और कलेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर एनिमल्स एंड सो ऑन बड़ा जरूरी था। इंसानियत कैसे जन्म ले सकती थी अगर हम मिलकर जो है वो खेती बाड़ी का निजाम ना पैदा करते, वहां से पानी लेकर आना था किसी दरिया से, वहां डैम लगाओ, ये करो वो करो, इतना बड़े लेवल पे हमने कलेक्टिव लेबर किया, कितने कितने जंगलात को काट के उनको आबाद वगैरह किया। तो ये किस तरह हुआ? सारा कुछ कलेक्टिव लेबर से हुआ। ये मतलब लोगों ने मिलकर काम किया। पिंडों के अंदर आज भी आप चले जाएंगे, पिंड के अंदर कोई बंदा अपना घर बना रहा हो तो पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता है, कहता है ये लो कि मैं देता हूँ और थोड़ी मदद करता हूँ बनाने के लिए। ऐसे नहीं होता। तो किसने आपको ये सबक सिखा दिया? ये आपको सरमायादारों ने सबक सिखाया कि इंसानी फितरत में है जी कि हम तो बस एक्सप्लॉइट करेंगे। नो, कैपिटलिज्म बजाते खुद अगर फितरी निजाम होता तो ये तो फिर लाखों सालों से एग्जिस्ट करता। 2 लाख साल से इंसानियत एग्जिस्ट करती है, तो कैपिटलिज्म को तो 400 साल भी नहीं हुए। तो क्या कैसे कह सकते हैं ये फितरत है? क्लास सोसाइटी को, यानी कि एक हुक्मरान तबके की एग्जिस्टेंस को 10,000 साल से ज्यादा नहीं हुए, 8,000 साल कुछ लोग कहते हैं। तो मैंने आपको बताया इंसानियत की तारीख तो 2 लाख साल है, 200,000 ईयर्स होमो सेपियंस की तारीख है। तो कहां से आपने ये सीख लिया कि फितरत है? वो तो बाकी सारे पीरियड के अंदर जहां था ही नहीं, हुक्मरान तबका इस्तेसाल का वजूद नहीं था। 2 लाख सालों में से सिर्फ 8,000 सालों के अंदर इस्तेसाल का वजूद था। तो बाकी सारे क्या हम अपनी फितरत के खिलाफ थे? कॉमन सेंस की बातें हैं जो हमने इस तरह की बोंगी आर्ग्यूमेंट से जो बंदा परसुएड हो जाता है ना, वो मैं तो कहता हूं कि भैया आप जरा अपनी आईक्यू को अपर लेवल पे लेकर आए, क्योंकि आपके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको बता सकते हैं कि अगर इंसानियत सिर्फ सेल्फिश होती, सिर्फ खुदगर्ज होती, तो फिर फैमिली सिस्टम्स ना चल सकते। अगर इंसानियत सिर्फ खुदगर्ज होती तो फिर फ्रेंडशिप्स ना कायम होती। अगर इंसानियत सिर्फ खुदगर्ज होती तो फिर सॉलिडेरिटी की कोई चीज हमारे ज़हन में ना, एम्पैथी ना होती। अगर इंसानियत सिर्फ खुदगर्ज होती तो फिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग उन कॉजेस के लिए भी खड़े हो जाते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैं फलस्तीन के लिए अगर आवाज बुलंद करता हूं, मैं फलस्तीनी तो नहीं हूं, मगर जब फलस्तीनी के साथ ज्यादती होती है मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। क्यों? इसलिए नहीं कि या चलो फलस्तीनी चाहे आप कह लें कि मुसलमान है, मगर मुझे दुख अफसोस तब भी होता है जब साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स को अपार्थाइड रिजीम के अंदर कुचला जाता है। मैं कहता हूं नहीं यार ये जुल्म है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट माय वैल्यूज, राइट? सो सोसाइटी क्रिएट्स वैल्यूज इन पीपल एंड दोज वैल्यूज अकॉर्ड विद डिफरेंट अदवार के अंदर वो वैल्यूज भी चेंज होती रहती, मूव करती रहती। तो आज की पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर मेरा ख्याल है जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है हमारे लिए वो ये है कि जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म है कि इंसानियत रुल रही है जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। 760 मिलियन पीपल आर बिलो द हंगर लाइन, भूख की सतह से नीचे। 1 बिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, वो भी $1.25 अ डे परचेसिंग पावर पैरिटी में। व्हाई? ये तो स्कैंडल है बहुत बड़ा इंसानियत के लिए, ठीक है, पूरी इंसानियत के लिए स्कैंडल है, ठीक है। $2.5 अ डे पे अगर आप देखें तो there are about 2 billion people who are under that hunger line, यानी कि एक दिन में $2.5 भी नहीं वो कमा रहे। और आपको पता है आप जाके मैकडोनल्ड का बर्गर खा लें तो वो भी आपको $6 का पड़ेगा, यानी वो एक दिन में एक बर्गर भी नहीं मैकडोनल्ड का अफोर्ड कर सकते, ठीक है, अपनी दिहाड़ी। तो there are 2 billion people who are in that under that condition। 6 लोगों के पास ऑक्सफैम की स्टैटिस्टिक के मुताबिक 6 लोगों के पास 3.6 बिलियन लोगों से ज्यादा दौलत है इस दुनिया के अंदर। तो अगर मैं 6 लोगों से दौलत लेके तो बाकी लोगों में बांट दूंगा तो ये इंसानी फितरत के खिलाफ है।
ये इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं कि 6 लोगों के पास आधी दुनिया से ज्यादा दौलत है। तो ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, ये अब्सर्ड से भी ज्यादा अब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं इनको बिल्कुल मैं तो इनको रिफ्यूट ही नहीं करता, मैं क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यार ये कितनी अब्सर्ड बात है। देखो जिसने डिफेंड करना होता है ना एक्सप्लॉयटेशन को, वो यही कहता है। जिसने कल को स्लेवरी को डिफेंड करना था ना, जब ब्लैक्स को पकड़ पकड़ के अफ्रीका से उठाकर तो बड़े बड़े प्लांटेशंस में इस्तेमाल किया गया और तबाह की उनकी जिंदगी, तो उसने जब डिफेंड करना था तो उसने कहा ये तो ह्यूमन नेचर है, स्लेवरी तो बड़ी पुरानी चीज है। उसने यही आर्ग्यूमेंट दी। अगर इन स्लेव्स को भी मौका मिले तो ये भी यही करें। ठीक है, कोई एक आधा स्लेव ने शायद कर भी दिया और कभी तो उन्होंने कहा देखा ये भी कर रहा है, ये तो ह्यूमन नेचर है। भाई नहीं है ह्यूमन नेचर, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको हिस्ट्री एक मखसूस पीरियड के अंदर डेवलप हुआ है और एक मखसूस तबके और कुछ मखसूस लोगों ने डेवलप किया अपने मुफाद के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई तो उन्होंने भी कहा ये ह्यूमन नेचर है। नो, इट इज नॉट ह्यूमन नेचर, इट इज योर नेचर। यू डिड इट टू अस, राइट? एंड इट वाज इन आवर नेचर टू फाइट अगेंस्ट इट। हम क्यों लड़े फिर? अगर ये इंसानी फितरती थी तो हम क्यों उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे? हमने क्यों कहा ये गलत है, ये नाइंसाफी है? अगर हमारी फितरत में थी तो हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि नाइंसाफी, हमें ये कहना चाहिए था कि साडा हिस्सा किथे है। हमें ये कहना चाहिए था कि हम क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले रहे, या हम खुद कोशिश करते कि हम उसमें हिस्सादार बने। बट नो, वी फॉट अगेंस्ट इट ऑन अ डिफरेंट फाउंडेशन, राइट? इवन दो ऑफ कोर्स फिर एक और इस्तेसाली तबके ने उससे फायदा उठाया या सब कुछ, मगर बहरहाल वी फॉट अगेंस्ट इट on the basis that it was a wrong, it was a value judgment that we made about it. So no, it is not part of human nature to exploit people. ये एक मखसूस दौर के अंदर एक सोशल एवोल्यूशन का नतीजा है, और आज की मेन कॉन्ट्रडिक्शन है ही कि कैपिटलिज्म है और बाकी सारी इंसानियत है। इसको कैसे हल करना है मेरे भाई? आप कहते हैं खिलाफत इसको हल कर देगी, तो मैं कहता हूं कि यू आर मिस्टेकन, इनफैक्ट यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप फंडामेंटली समझ ही नहीं रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन की नौयत क्या है और इसकी फाउंडेशन क्या है। यू हैव नो थियरी टू अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म, लेट अलोन अंडरस्टैंड हाउ टू अनडू इट। ठीक है, डॉक्टर साहब बस मुझे माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ इसमें एक और बुरा सा आर्ग्यूमेंट पेश कर देता हूँ ताकि समझने वालों के पास मुकम्मल चीज पहुंच जाए। कि जब मैं एसेंस की बात कर रहा था तो मैं दौलत की बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जब मार्क्स भी कहता है पोस्ट थीइज्म कि जब ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी तो रिलीजन या किसी भी चीज की उस तरह की सफरिंग नहीं रहेगी। लेकिन जो तनकीद ये होती है कि इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। जैसे जहां भी सोशलिस्ट रिजीम्स आई वहां पे हमने देखा कि किस तरह एक तरह की वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया और उसके जो प्रॉब्लम शुरू हो गए, कितने लोग मर गए मार्क्स के ऊपर। अभी मैं यूएस टुडे की हेडलाइन देख रहा था मार्क्स की बर्थडे पे कि मार्क्स ही वुड हैव डन बेटर विदाउट। तो जो उस पर तनकीद होती है, मेरे कहने का मकसद ये था कि ह्यूमन एसेंस है कि वो इख्तिलाफ, लड़ाई, दुख, तकलीफ कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, जैसे हमने सोशलिस्ट रिजीम में देखा। और अगर आप पाकिस्तान, मुझे सिर्फ इजाजत दीजिए, मुझे सिर्फ पुट करने की इजाजत दीजिए। नहीं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट फॉर अस? हमें क्या इससे इख्तिलाफ? आपको हम अगर बुनियादी मुआशी मसला हल कर दें, आपका इस्तेसाल खत्म हो जाए, आप रिलीजियस वर्शिप अपनी जारी रखना चाहते हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? जारी रखें, ठीक है। व्हाई इज दिस सो, व्हाई डू यू थिंक कि ये कोई मार्क्सिज्म के लिए बड़ा कोई एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन गया कि जिसकी वजह से मार्क्सिज्म हैज टू बी रिजेक्टेड? बिकॉज हमारे लिए कोई मसला नहीं है ये, इन द सेंस कि अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी ह्यूमन एसेंस आपकी स्पिरिचुअलिटी के जरिए डिफाइन होती है, ठीक है, टू पुट इट वन वे, जारी रखें, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एन इशू विद इट, नोबडी एल्स सीम्स टू, नो मार्क्सिस्ट हैज एन इशू विद इट। ठीक है, हम हम ये नहीं आर्ग्यू कर, हमारा ये मेन जिसको कहना चाहिए ना, अगर हमारा मेन एजेंडा ये होता कि हमने ह्यूमन, क्या हो रहा है? अच्छा, ये आपकी चिट्ठी दाढ़ी है, बड़ी जल्दी चिट्ठी दाढ़ी कर डाली। We have a literal BBC moment here. Exactly. अच्छा, चलो जानो जरा जारी। तो देखो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हमारे लिए जो मार्क्सिस्टों के लिए पहली बात तो ये है कि ह्यूमन एसेंस जो है वो मार्क्सिस्टों के लिए कोई एक स्टेशनरी चीज है नहीं, इन द सेंस के हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि द ह्यूमन एसेंस इज ऑलवेज स्पिरिचुअल और रिलीजियस और एक्स और वाई और जेड। अर्ली मार्क्स में ये जरूर मिलता है
कि स्पीशीज बीइंग का जिक्र आता है, जिसमें मार्क्स की मुराद ये होती है व्हाट यू वुड कंसिडर टू बी द ह्यूमन एसेंस। मगर मार्क्स उसको तशबीह इस चीज से नहीं देता कि ह्यूमन एसेंस ये है कि हम रोबोट बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं। नो, मार्क्स बल्कि ये कहता है, अर्ली मार्क्स, लेटर मार्क्स में ये चीजें आपको बहुत कम मिलेंगी, मगर अर्ली मार्क्स में वो उसको तशबीह देता है, इक्वेट करता है आपकी क्रिएटिव एबिलिटी से। आपको ये बात मालूम थी? जी, मैंने कुछ इस पे आर्टिकल्स पढ़े थे। मैंने मार्क्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इस पे कुछ आर्टिकल्स पढ़े। राइट, सो मार्क्स ये कहता है कि द स्पीशीज बीइंग ऑफ मैन, ऑफ ह्यूमैनिटी, इज टू बी क्रिएटिव, इज टू बी अ क्रिएटिव एनिमल। क्रिएट करना, इजाद करना, चीजें बनाना, ये इंसान की अगर कोई एसेंस मानी जा सकती है मार्क्सिज्म में तो वो ये है। तो ये तो हम आपसे नहीं खोना चाह रहे, ये तो हमारा मसला ही नहीं, ये हमारा मिशन ही नहीं, हमारा तो मिशन बल्कि उलट है। और वो ये कि इंसान, हम ये समझते हैं कि जब आप इंसान को गुर्बत, बेरोजगारी और इस्तेसाल से निकाल देंगे तो उसकी क्रिएटिव पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो लोग जो आज भीख मांग रहे हैं वो क्या क्रिएटिविटी का इजहार कर सकते हैं अपने माशी हालात के अंदर? जब उनको हम उन चीजों से निकाल देंगे तो वो और क्रिएटिव हो जाएंगे। और वो क्रिएटिविटी हर डायरेक्शन में जा सकती है भाई। कोई एक बंदा पोइट बनना चाहता है, कोई एक बंदा आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई रिलीजन और मेटाफिजिक्स की गहराइयों में जाना चाहता है, कोई फिलोसोफर बनना चाहता है। वी डोंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आप ही के जहन में कोई मसला गढ़ा हुआ है कि जैसे और शायद क्योंकि आपने कुछ मिस इंटरप्रेटेड चीजें पढ़ी है मार्क्सिज्म के हवाले से, तो इसीलिए आप ही के जहन में जैसे ये मसला बना पड़ा है कि जैसे हमें को बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज से कि अगर कम्युनिज्म आ जाए उसके बाद भी अब्बास साहब जो है वो मस्जिद जा रहे हैं तो होए 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 होए, नहीं नहीं इनको रोको। मुझे तो आज भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे परसों भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये मसला नहीं। मेरा मसला है इंसानियत के इर्तका के लिए इस्तेसाली निजाम को खत्म करना। और बाद में क्या होगा, इवन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि मैनू की पता वापस की हुई। आपने पढ़ा? मार्क्स कहता है जब वो लोग आएंगे जो हमसे ज्यादा क्रिएटिव हैं, जब ये गंदा निजाम खत्म होगा, बेहतर निजाम एक कायम होगा, तो वो लोग जो आएंगे वो हमसे बहुत ज्यादा अक्लमंद भी होंगे और क्रिएटिव भी होंगे और क्या नाम है, हमसे ज्यादा एडवांस लोग होंगे। तो मैं उनको क्या बताऊंगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? बस मैं मोटा आपको बता देता हूँ कि शायद इस तरह हो जाए। तो आपका कहना है बास कैसे नहीं होगा, चलो यार करके देखते हैं क्या होगा। आप शायद ठीक नहीं साबित हो जाए, शायद मैं ठीक साबित हो जाऊं। मगर ये ऐसी बात है बास कि जैसे हम लड़ रहे हैं कि अभी आप और मैं मिलकर ये सोचें कि यार पार्टी बनाते हैं, इस इस्तेसाली निजाम को खत्म करते हैं, और हम पार्टी बनाएं और साथ ही हमारी लड़ाई इस बात पे हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर अब्बास बनेगा या प्राइम मिनिस्टर तैमूर रहमान बनेगा। भाई अभी आपने पार्टी बनाई नहीं, अभी आपने इस निजाम को खत्म किया नहीं, अगर आपने इस खत्म नहीं किया और आप फिक्र कर रहे हैं कि 2000 साल बाद क्या होगा, इट इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन। ओके, इट इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन कि जब कम्युनिज्म आ जाएगा, अभी कम्युनिज्म के आने में भी 500 साल कितने साल लगते हैं, वी डोंट नो, कई सेंचुरीज लगेंगी। जब वो आ जाएगा तो भाई वो फिगर आउट कर लेंगे। आपको क्यों फिक्र है? आप अभी के बारे में फिक्र करें, और अभी के बारे में फिक्र यही है नंबर एक ये कि ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का इस्तेसाली निजाम है जिससे हमने इंसानियत को निकालना है। और इस घिनौने इस्तेसाली निजाम में मुसलमान दुनिया भी रुल रही है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रुल रही हैं, और वर्किंग क्लासेस का तबाह बर्बाद है। और पूरी सिविलाइजेशंस के ऊपर एक कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल असॉल्ट है। उनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी मैन पावर को इस्तेमाल किया जाता है, उनको लूटा जाता है। और हम बजाय इसके कि इस चीज को एड्रेस करें, हम फिक्र कर रहे हैं कि आज से 2000 साल बाद अब्बास ठीक साबित होगा या तैमूर रहमान। Forget about it. It's an irrelevant debate. ठीक है, मार्क्स ने कह दिया, so what, who cares? ठीक है ना, I don't care. Because when that period of history comes about, then we'll know. अभी you and I will not know, they'll know whether Marx was right or wrong. So anyway, एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है और समझने की जरूरत है। जब अब्बास मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये ऊपर बिजली का बल्ब चल रहा है, और जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि बल्ब की इजाद आओ मिलकर बैठें और हम पाकिस्तान में अपने बल्ब बनाएं, या हम पाकिस्तान में अपनी गाड़ी बनाएं, या हम
कोई भी काम करें तो हम जब आप और मैं बैठते हैं, हो सकता है आप मुसलमान हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई तीसरा बंदा सिख है, कोई चौथा बंदा एथीस्ट है, कोई पांचवा बंदा कुछ और है, मगर जब हम इकट्ठे बैठते हैं कोई काम करने के लिए, तो हम किस तरह काम करते हैं? हम ये तो नहीं कहते कि आए रूहानी किताब में से जाके देखते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसे बनाना है, ये तो नहीं हम करते ना। हम ये कहते हैं कि आए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, थोड़ी फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, मेटल को किस तरह शेप करना है, वर्क करना है, पिस्टन क्या होता है, उसको किस तरह बनाते हैं, कार्बोरेटर क्या होता है वगैरह वगैरह। हम उसको साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, करेक्ट? तो मार्क्स भी आपको ये दावत दे रहा है, मार्क्स आपको ये दावत दे रहा है कि साइंटिफिकली आप अपनी सोसाइटी को स्टडी करें। सोशल साइंस है ये कि आप रिलीजियसली ना स्टडी करें, आप साइंटिफिकली स्टडी करें सोसाइटी को, ठीक है? इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब्बास, क्योंकि आप रिलीजियस भी हैं, मगर आप जरूर ये कहते होंगे कि रिलीजन और साइंस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर आप ये कहते हैं तो चले साइंस को अप्लाई करें ना, साइंटिफिकली स्टडी के प्रॉब्लम है क्या पाकिस्तान का, लेट से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? और फिर साइंटिफिकली उसका सोल्यूशन भी निकालें कि क्या है। मार्क्स ने क्या किया कि उसने कुछ खास रिलीजन पे नहीं लिखा। ये 2 पैराग्राफ के अलावा आप मुझे निकाल के दिखाएं कि मार्क्स ने रिलीजन पे क्या लिखा, कुछ है ही, कोई किताब दिखा दें, है ही। ये पीछे किताबें लगी पड़ी मार्क्स की सारी, ठीक है जी। सारी किताबें मार्क्स की क्या है? साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, दास कैपिटल के 6 वॉल्यूम, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, जिसको वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहता है, कि किस तरह एक दौर से दूसरे दौर से तीसरे दौर से चौथे दौर में जो ट्रांजिशंस हुई उनको रिलीजियसली नहीं साइंटिफिकली स्टडी करता है। कौन सी क्लासेस ऊपर आई, किसने क्या एक्शन किया, किसने क्यों ये किया, किसने क्यों वो किया, इसकी क्या मोटिव्स थी, उसके क्या अज़ाइम थे, वगैरह वगैरह, सारी चीजों को साइंटिफिक। इज अ सोशल साइंटिस्ट। हम जब न्यूटन को पढ़ते हैं या हम आइंस्टाइन को पढ़ते हैं, हम किसी और को पढ़ते हैं, तो हम इस पे उससे कोई रिलीजियस डिबेट तो नहीं शुरू कर देते। हम कहते हैं यार इज मेकिंग अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी, और हम भी समझे क्या कह रहा है। मगर जब हम कार्ल मार्क्स के साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म को या हिस्ट्री को देखते हैं तो हम अड़ जाते हैं, नहीं ये नहीं कबूल। हमें हर चीज साइंस, हर चीज में हमें साइंस कबूल है, मगर तारीख और समाज को साइंसी तरीके से देखना हमें कबूल नहीं। मैं बताऊं क्यों नहीं कबूल? इसलिए नहीं कबूल क्योंकि आपको वो नताइज नहीं पसंद आएंगे। शायद आपको पसंद आए, मगर जिन लोगों को वो नताइज नहीं पसंद आएंगे जब आप समाज को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, वो लोग हमेशा इस चीज में रोड़े अटकाएंगे कि आप इस चीज को साइंटिफिकली ना समझें, आप कैपिटलिज्म को साइंटिफिकली ना समझें। मार्क्स ने क्या क्या थ्योरी है मार्क्स की? मार्क्स ने साइंटिफिकली ये प्रूव किया कि कैपिटलिज्म के अंदर जो कैपिटलिस्ट है वो मजदूर, जो कैपिटलिस्ट का मुनाफा है और जो इंटरेस्ट है और जो रेंट है, ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं कैपिटलिस्ट के दौलत की, लेट से, ठीक है? ये तीनों कैटेगरीज दर हकीकत सिर्फ कदरे जायद पर बुनियाद रखती हैं, यानी कि मजदूर के इस्तेसाल पर बुनियाद रखती। ये बात उसने रिलीजियसली नहीं प्रूव की, उसने शायरी के जरिए नहीं साबित की, उसने इकोनॉमिक्स के जरिए साबित की, इकोनॉमिक एनालिसिस किया कैपिटलिज्म का, और ये प्रूव किया कि देखो कैपिटलिस्ट ने सारी प्रॉपर्टी को मोनोपोलाइज किया हुआ है, आप मजबूर हैं कि आप कैपिटलिस्ट के लिए काम करें, और कैपिटलिस्ट आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर करेगा जिसमें आप अपनी ही बनाई हुई मेहनत का एक हिस्सा आपको मिलेगा और बाकी हिस्सा जो है कैपिटलिस्ट की जेब में जाएगा। ये उसने बारीकी से साबित किया। यही बात जो है ना, वो ये तो थंडर स्टॉर्म है यार। मुझे एक बंदा मिला एक प्रोटेस्ट पे, एक दीनी जमात से वो बंदा था, कहता डॉक्टर साहब मैंने आपके सारे लेक्चर सुने, और मैं जब आपके लेक्चर सुन रहा था तो शुरू में तो मैं आपके खिलाफ था, मैं आपके लेक्चर सुन ही रहा था कि मैं आपको उल्टाऊंगा, तो मगर जब मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह सुने तो उसमें आपने जब एक बात की ना, मैं तो उसमें यूं इस तरह घूम गया। मैंने कहा कौन सी बात थी? कहता डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि ये जो सारी दौलत है ये गरीबों के इस्तेसाल पर बुनियाद रखती है। इतनी सी बात, एक जुमले में बात आपकी मुकम्मल हो जाती है। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा तो दिमाग ही यूं घूम के पलट गया, और मैं आपकी बाकी से बातों से आज भी इत्तेफाक नहीं करता, मगर इस बात ने मेरी दुनिया तब्दील कर दी। और जो बंदा इस बात को समझ जाए कि यार वो तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत बड़ी
रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इस आइडिया को देखो अब सप्रेस करने के लिए हर डायरेक्शन से जो है ना वो प्रोपेगेंडा है, ताकि ये बात ना लोगों के सामने है। और मैं भी ये बात लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। आपको नहीं अच्छी लगती मार्क्स की एपिस्टेमोलॉजी, ना अच्छी लगे। आपको नहीं अच्छी लगती मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, भाड़ में जाए, कोई नहीं फर्क पड़ता मुझे। उसके आपके मेटाफिजिक्स पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अच्छा लगता, आई डोंट केयर। क्योंकि मार्क्स ने भी सारी जिंदगी, वो तो उसकी शुरुआत थी, जो उसने उससे साबित किया वो क्या था, वो ये था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कि साइंटिफिकली उसने प्रूव किया कि ये एक इस्तेसाली निजाम। इस वजह से मार्क्स से घबराते हैं, अदरवाइज तो एथिस्ट तो बड़े आए हैं और गए हैं सब तारीख में। मगर मार्क्स से जो खतरा है ना, वो ये नहीं है कि वो एथिस्ट है। मार्क्स से जो खतरा है वो ये है कि वो गरीबों की हिमायत करता है और अमीरों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करता है, और साइंटिफिकली ये साबित करता है कि सरमायादार और जागीरदार गरीबों का इस्तेसाल करता है। इस वजह से जो वो तबका है वो बार बार कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म पर अटैक करता है, और अटैक भी वो इसी बुनियाद पे करता है जो आपने रखी है, क्योंकि वो उस बुनियाद पे बात ही नहीं करना चाहता जो असल इशू है। और वो असल इशू ये है क्योंकि वो अपने इस्तेसाली निज़ाम को कायम रखना चाहते हैं। मार्क्स ने उस इस्तेसाली निज़ाम के हकायक साइंटिफिकली अवाम के और लोगों के और इंसानियत के सामने रखे।